हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स इस चैनल में कवर की जाती है, चाहे वो करंट अफेयर्स बेस्ड हो या फिर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, ओके, तो सारे एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए कवर की जाती है और एक्सप्लेन इस वे में करने की कोशिश रहती है हमारी, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन से आंसर राइटिंग भी कर पाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि साइड बाय साइड प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले जो भी एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस होता है ना, तो उसका भी एक क्लू आपको मिलता रहे। चूंकि कंटेंट इंग्लिश में होती है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के, तो उसके लिए हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं एक एक लाइन को प्रॉपर वे में हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और जितने भी कंटेंट या मटेरियल्स वीडियो को क्रिएट करने में इस्तेमाल होती है ना, किया जाता है, तो उस सारे कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है इसी नाम से, है ना, यूजुअल लर्निंग के नाम से। तो वहां पर से आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा उस चैनल का, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स बेस्ड, और इस टॉपिक को प्रॉपर वे में समझने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में इसलिए ताकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, है ना, तो उसको पढ़ के या फिर लिख के ही समझाने में बेहतर होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। हम लोग आज कवर करते हैं यूनियन बजट 2022, ठीक है। तो ये जो बजट है यूनियन बजट 2022, है ना, क्योंकि बड़ी थी साइज में, इसलिए हमने सोचा था कि इसके लिए 2 वीडियो बनाऊं। तो इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, पहला वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो अभी वॉल्यूम 2 अभी बना रहा हूँ, ये जो बन रहा है अभी, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि पहले बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना। अब ये दोनों जो वीडियो 1+2 दोनों को मिला करके देखोगे, है ना, तो आपके माइंड में एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगा ओवरऑल, है ना, यूनियन बजट 2022 का। और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो वो आप इजी वे में आंसर कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी आने वाले जो भी 1-1.5 साल में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, है ना, इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ सकता है, आता ही है ना। चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे ले लो या फिर यूनियन बजट ले लो, है ना, तो पूछता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये कंप्लीट तौर पे इकोनॉमिक सर्वे भी वहाँ पे है, और ये दोनों कंप्लीट बजट भी आपको मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो आप आराम से देख लेना। और मैं सिर्फ इसको पढ़ के स्लाइड नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा अपने लेवल पे समझा पाऊँ, ताकि कंटेंट इंग्लिश में है तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, है ना, आसानी हो समझने के लिए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कंटेंट्स इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यानी स्टडी मटेरियल्स, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसके लिए एक चैनल यूजुअल, जस्ट अ मोमेंट, एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है यूजुअल लर्निंग के नाम से, यानी कि इसी चैनल के नाम से, ये जो है इसके नाम पे, है ना। तो वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। तो ये थी, ठीक है। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, यूजुअल लर्निंग जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो तो वो आपको मिल सके, ठीक है। जो भी वीडियोस आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ही मैं डाला करूँगा इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यह इस पेज में ये कह रहा है, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने की बात करिए कि उसको इन्हांस किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट की बात करिए कि इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है। तो इन्वेस्टमेंट होएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होएगी, तो इस हिसाब से ओवरऑल यानी कि ग्रोथ होता है, ग्रो करता है कोई चीज़। तो इसी चीज़ की बात करी गई है इस पेज में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे में क्या है कि इस साइड में देखो आप, ये कह रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। इसका मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये ऑलरेडी फंक्शनल है ना। 2.0 यानी सेकंड पार्ट आया, ईज़ ऑफ किस चीज़ की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस वगैरह जो करते हैं, है ना, उसको करने में, कोई भी बिजनेस रन करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई
परेशानी नहीं हो, जो दिक्कतें होती है ना वो ना हो, है ना। उसको आसान करने के लिए, जो भी बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है ना, चाहे रजिस्ट्रेशन की, लाइसेंसिंग की, सिक्योरिटी कंसर्न, बहुत सारी चीज़ें, या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कहीं पे किसी कंट्री में रहती है, ये गवर्नमेंट ने आया ये रूल्स रेगुलेशंस या टैक्सेशन का कुछ लगा दिया, दूसरी गवर्नमेंट आई तो दूसरा लगा दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस तरह की बनी रहती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लो कि बाहर से कोई दूसरे अदर कंट्री से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे FDI वगैरह इस तरह से करते हैं, है ना, तो वो संकोच करने लगता है कि उस कंट्री में इस तरह से मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो सब तो बिजनेस करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अगर उसको उनको नहीं दिखेगा किसी भी रीज़न से बेनिफिट, तो वो इधर अट्रैक्ट ना होकर के दूसरे कंट्री की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट इस बजट में कुछ अनाउंस किया गया है ना, कि एक तो ऑलरेडी चल रहा है, फिर दूसरे ये 2.0 भी लेके आई है गवर्नमेंट, है ना। तो इस चीज़ को की हाईलाइट यहाँ पे है कि फीचर में, ठीक है। तो आगे कहते हैं क्या, यहाँ पे आगे कह रहा है कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस जो होती है ना वो ट्रस्ट बेस्ड होना। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का मतलब ये हुआ जो भी एम्प्लॉय है ना, कि उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी कैपेबिलिटी पे आप भरोसा रखिए, है ना। उसको थोड़ा फ्री विल दीजिए, थोड़ा ऑटोनॉमी दीजिए, वो अपना एक्सपीरियंस के आधार पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। तो ये इसका मतलब हुआ, तो गवर्नेंस रहेगा ट्रस्ट बेस्ड। आगे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर लेता हूँ इसको, है ना, यहाँ पे पढ़ने में आसानी होगी। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट किया जाएगा किसको, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू IT ब्रिज के थ्रू, जो है ना सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की जो सिस्टम्स होती है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, है ना, ईज़ ऑफ डूइंग, ना बिजनेस को ईजी बनाने के लिए, यूँ समझ लो आप, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, ये समझ लो। आगे कह रहा है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ परिवेश पोर्टल, परिवेश जो एक पोर्टल है ना, उसके स्कोप को एक्सपैंड किया जाएगा। परिवेश पोर्टल किस चीज़ के लिए रहता है कि ऑनलाइन क्लियरेंस वगैरह के लिए होता है ना, बिजनेस वगैरह करने के लिए, जैसे कि अलग अलग ऑफिस का दौरा नहीं करना पड़े, अलग अलग जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो ऑनलाइन हो सके, तो ये है परिवेश, है ना। तो इसकी स्कोप को और भी एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। आगे है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड जो मैनेजमेंट रहेगा लैंड को लेकर के, लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर के उसके लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर का सिस्टम रहेगा, जिस तरह से आधार कार्ड वगैरह में रहता है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे स्लाइड करते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्टेबलिजिंग सी पेस टू फैसिलिटेट वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। एक सी पेस एक प्रोग्राम रहेगा ना, जिसका काम क्या रहेगा कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि सुविधा प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ के लिए, कि वॉलंटरीली वाइंडिंग अप कंपनी। कोई कंपनी चल रही वो बेनिफिट यानी कि मुनाफे में नहीं चल रही है, घाटे में चल रही है वो कंपनी, है ना, स्टेगनेंट है, तो वो चाहती है कि हम अपनी कंपनी को बंद करके दूसरी तरफ इन्वेस्ट कुछ करना है, कुछ और वो करने के लिए चाह रही है, वो कंपनी को बंद करना चाहता है। तो बंद करना भी उतना ईजी टास्क नहीं होता है, तो उसको अभी प्रोसेस होता है, तो उसको जल्दी से हो जाए, है ना, उसको यानी कि वाइंडिंग अप करने के लिए तो ये प्रोग्राम सी पेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसका काम रहेगा फैसिलिटेट करेगा ऐसे कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए जो घाटे में चल रही है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है क्या, एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम एंड यूटिलाइजिंग श्योरिटी बॉन्ड्स इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ये कह रहा है कि ई-बिल सिस्टम की बात करिए, जैसे कुछ हम प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं, तो बिल हमें देता है ना एक रिसिप्ट के तौर पे, फिजिकल बिल इस तरह से। अब ये बोल रहेगा कि ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम रहेगा, एक बिल जनरेट होएगा ऑनलाइन ही रहेगा ये चीज़, है ना। और ये बिल किस चीज़ के लिए जनरेट होगा, हाँ, गवर्नमेंट का जो भी प्रोक्योरमेंट होता है ना, गवर्नमेंट भी अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें लेती है ना, तो उस प्रोक्योरमेंट के लिए एक बिल जनरेट हो, तो ऑनलाइन जनरेट होगा ई बिल सिस्टम, है ना। और ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर करेगी उसके लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा किस चीज़ को, श्योरिटी बॉन्ड्स को। जैसे बॉन्ड से जानते हैं ना कि गवर्नमेंट का बॉन्ड अगर हम खरीदते हैं तो हम पैसे दे करके खरीदते हैं, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद, मान लो कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, जब भी हम वो बॉन्ड को वापस करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें वो पैसा रिटर्न देती है, साथ ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है ना। तो उसी तरह से अब यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर कोई सामान खरीदना है कहीं से, कोई प्राइवेट से, है ना, तो उनको गवर्नमेंट पैसा ना दे करके एक श्योरिटी बॉन्ड ही उसको दे देती है ना। कहता है ये बॉन्ड आप अपने पास रखो, आप सामान हमें दीजिए, और बाद में जो टाइम पीरियड आपका पूरा होगा तो आप वो बॉन्ड लेकर के आओ, आपको पैसा साथ में जो भी बेनिफिट रहेगा वो आपको मिलेगा। तो ये सिस्टम की बात करी गई है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ईजी हो सबको समझने में, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या, AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म मीन्स ये समझ लो आप, AVCG जो है ना, एनिमेशन, गेमिंग या फिर कॉमिक टाइप का कैरेक्टर की जो चीज़ें होती है उसको प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, सपोर्ट टू 5G अंडर PLI स्कीम। 5G यानी कि 5th जनरेशन वाला जो ये अभी आने वाला है, अभी हम लोग 4th जनरेशन का 4G वाला सिस्टम यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह नेटवर्किंग वगैरह, तो 5G को प्रमोट किया जाएगा। कहने का मतलब ये रहेगा किस आधार पे, PLI क्या होता है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। तो नेटवर्किंग को लेकर के ना स्पेसिफाई कर दिया गया कि उसको प्रमोट किया जाएगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा 5G नेटवर्किंग को, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ PLI का, ठीक है। अब
5G नेटवर्किंग को PLI के अंतर्गत रख दिया गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको प्रमोट करेगा, चाहे टैक्स डिडक्शन या कुछ भी, टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन या कुछ अदर फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स मिल सकता है उनको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ओपनिंग अप डिफेंस, हाँ, R&D, डिफेंस सेक्टर का जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, उसको ओपन किया जाएगा किसके लिए? इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया के लिए। जैसे हम जानते हैं कि डिफेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी ये होती है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ना, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती है, तो वो अपने अंडर में रख के ही उसका चाहे प्रोडक्शन हो या फिर मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, जो भी चीज़ R&D, जो भी चीज़ गवर्नमेंट अपने अंदर में PSU के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत करती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह बहुत सारी चीज़। तो अभी गवर्नमेंट ने उसको ओपन अप कर दिया है किसके लिए? इंडस्ट्री, स्टार्टअप एंड एकेडमिया, सबके लिए। तो ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन में चलते हैं इसका, है ना। ये वाला पोर्शन में कह रहा है क्या कि जस्ट अ मोमेंट, ईज ऑफ लिविंग, यानी कि रहने के पॉइंट ऑफ व्यू, रहने के एतबार से जो भी चीज़ें, जो भी सुविधाएं होती है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, है ना, कोई यहाँ पे क्या बजट में बात करी गई है ये देखते हैं, ठीक है। खासकर ये सोशल सेक्टर को ध्यान में रखते ही की जाती है इसमें, ईज ऑफ लिविंग में, है ना, रहने में कोई दुश्वारी ना हो। देखो ये कहता है इशुएंस ऑफ चीप एम्बेडेड ई पासपोर्ट। चिप एम्बेडेड यानी कि पासपोर्ट जिस तरह से होता है ना, पासपोर्ट रहेगा, ठीक है, और उसमें चिप लगी हुई रहेगी, मान लो सेकंड पेज, थर्ड पेज में चिप लगी हुई रहेगी, उसमें सारा आपका डेटा रहेगा। चिप यानी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो वो वाला नहीं कि नोट में चिप लगी हुई है ऐसे करके, वो तो एक र्यूमर था, ये एक्चुअली में होएगा, ठीक है। चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट, है ना, ये एक्चुअली में होएगा। तो मान लो कि किसी पेज में पासपोर्ट का वो चिप एम्बेडेड है, तो उसमें सारे डिटेल्स आपके रहेंगे, आपके डेटा, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स, ये आपके आई के जो रेटिना वगैरह का जो भी, मान लो इस तरह से, या फिर आपके जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो ये सब चीज़ को इशू किया जाएगा पासपोर्ट के इसमें, ई पासपोर्ट, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट इसको कह सकते हैं आप। आगे कह रहा है क्या कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, यानी कि बिल्डिंग वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है कि आप इतने फ्लोर तक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, है ना। तो उसको, उसके जो रूल्स रेगुलेशन उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, आज की डेट के हिसाब से अपडेट किया जाएगा, यूँ समझ लो आप, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या, इम्प्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग स्कीम्स, टाउन प्लानिंग के लिए जो भी स्कीम्स होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टाउन यानी कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जो होता है कि घर वर बनाते हैं, है ना, उसकी बात करी जाएगी, तो उस तरह की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होएगा। और आगे कह रहा है क्या, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट रहेगा जो ट्रांजिट ओरिएंटेड क्या होता है कि मिक्स्ड, इसमें कि रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल नेचर का होता है ना, टूवर्ड्स कमर्शियल कह सकते हो आप, जो कि हर वो सुविधाएं जहाँ पे कि वॉकेबल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जस्ट मोमेंट, इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है कि स्टेब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग को लेकर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को स्टेब्लिश किया जाएगा। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है कि जहाँ पे कि ट्रेनिंग एंड R&D और अदर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा सेंटर, है ना, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या नीचे में, प्रोवाइडिंग अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया की बात करिए, किस चीज़ की बात करेंगे, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जो कि एक अल्टरनेटिव के तौर पर रहेगा। जिस तरह से हम लोग कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो उसको डालने के लिए हम जाते हैं कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से बैटरी चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चलने लगेगी रोड पे, है ना, तो उसको चार्ज करने के लिए अलग अलग पेट्रोल पंप के जैसा इस तरह से ये रहेगा, वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी रहेगी कि आप अपने व्हीकल को लेके जाइए और वहाँ पे लगा दो, हाँ, आधे घंटे 1 घंटे रुको, वहाँ पे चार्ज होएगा, आप फिर लेकर के वहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसके अल्टरनेटिव में एक चीज़ और रहेगा वहाँ पे कि आप अपनी व्हीकल लेकर के जाओ, आप वहाँ पे खड़ा रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाओ, आपका बैटरी खोल करके ले लेगा वो अपना बैटरी आपको दे देगा, फुल चार्ज बैटरी, फिर आप लेकर के जाओ। इसके लिए पॉलिसी लेकर के आएगा, क्योंकि इशू हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि मेरा इस ब्रांड का बैटरी है, हाँ, ये कैपेबिलिटी है, दिस दैट, है ना, तो इस तरह का इशू ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी इसमें कि एक सिमिलर ब्रांड, सिमिलर कैपेबिलिटी एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें उस पर ध्यान रखा जाएगा कि आप जाओ तो आपको ऐसा नहीं, जिस तरह से आप गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं ना, खाली होता है, तो ऐसा नहीं है कि गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, खड़े रहते हैं, वो फिलअप करता फिर लेके, नहीं, हम अपना खाली देते हैं, उनका भरा हुआ कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं। तो सिमिलर इसी पैटर्न पर वर्क करेगा ये चीज़, ठीक है। वो अर्बन एरिया के लिए है, ग्रामीण एरिया के लिए हो सकता है कि आगे कुछ इस तरह से हो। और आगे का देखते हैं, ये क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में क्या है, ये कह रहा है कि एलोकेशन अंडर PLI, बताया ना कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वगैरह था, स्कीम के अंतर्गत जो एलोकेशन हुआ है पैसे, है ना, बजट ये क्या कहता है 22 to 23, है ना, बजट का जो एस्टिमेट है करोड़ में, है ना, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब देखते हैं, है ना, यहाँ पे टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को लेकर के 528 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, जो कि PLI स्कीम के अंतर्गत रहेगा,
ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये वाली सेक्टर जो है, इसको ऊपर करते हैं, ये जो सेक्टर है लार्ज स्केल, है ना, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर, इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मिला है। कितना मिला है? इसको मिला है 5300 करोड़, 5300 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया है। किसके अंतर्गत? पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद आगे का है क्या? फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो, उसको 1629 यानी कि 1629 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया है अंडर पीएलआई स्कीम। ठीक है, चलते हैं आप आगे पेज में है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े इसके लिए फाइनेंस किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। किसके लिए? क्या करने के लिए? पंप अप करने के लिए। प्राइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है होगा, है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर डिमांड को बढ़ावा देने के लिए 2022 से 23 के दरमियान में, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, और आगे में है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब से? स्टार्टिंग 2022 टू 23, यानी कि डिजिटल रुपी जो कि फिजिकल नहीं रहेगा, वर्चुअल फॉर्म में, है ना, तो उस चीज़ की इंट्रोडक्शन होगी। ई रुपी वगैरह का नाम सुना आपने, इस तरह की। ठीक है, तो ये बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आगे जो भी रहेगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेवेंट, उसके बारे में भी आगे कवर किया जाएगा। ठीक है, उसको जो कि एसेट घोषित किया गया है, उस पर कुछ टैक्सेशन का भी ये कॉन्सेप्ट है। और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ को, ये ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। प्रायोरिटाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कि एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू कलर में है इस तरह से, है ना, ये वाली, तो ये कवर किया, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे, है ना, तो ये कवर किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑब्लिक करके दिया हुआ परसेंटेज में, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि एसेट क्रिएट हो, परसेंटेज में दिखाया गया है। ठीक है, और ये वाली जो है ऑरेंज कलर का, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इसमें एसेट क्रिएट नहीं होता है, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर डे टू डे फंक्शनिंग का, सैलरी, पेंशन वगैरह इंक्लूडिंग, ये सब सारी चीज़ें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिखाया है, इस साइड में आ रहा है, यानी कि इस साइड में जो दिखाया गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले समझते हैं। 2014-15 का यहाँ है ना, यहाँ पे कम था, फिर 15-16 में बढ़ता गया, 16-17 में उसी इसमें रेंज में है, फिर 18 के दरमियान में घट गया है, 19 में बढ़ा है, 20 में घटा है, 21 में घटता उसी पोजीशन पे, फिर 21 के बाद से बढ़ा है ये चीज़, है ना, बढ़ता गया है। फिर यहाँ पे जो बता रहा है 21-22 के दरमियान में, है ना, रिवाइज्ड क्या कहते हैं एस्टिमेट, इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर से सीधा करोगे तो इस हिसाब से परसेंटेज आपको दिखेगा, है ना, अप्रोक्स 16% के दरमियान में है ना, एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात। फिर 21 से 22 ये जो है, सॉरी 22 से 23, है ना, ये जो है बजट एस्टिमेट ये दिखाया है कि ये बढ़ा है, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, एसेट क्रिएशन के लिए, तो ये चीज़ है। और ये वाली जो है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14-15 में अच्छा खासा था, 15-16 में घटाया गया है, 16-17 में थोड़ा और घटा है, 17-18 में बढ़ गया है, फिर 19 में थोड़ा घटा है ना, 19-20 में बढ़ता गया थोड़ा बहुत, 20-21 में बढ़ा है, फिर उसके बाद घटा है, अभी के इसमें टाइम में काफ़ी घट गया है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको इधर देखना है, इधर लगभग 80% तक का इधर का दिखाया। ठीक है, तो ये ग्राफ कह रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज है ना को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कई सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है, और कई सारे और भी रिसोर्सेज उसमें हर अलग अलग स्टेजेज में, है ना, इस्तेमाल की जाती है, और फाइनली वो यूजेबल बनता है। ठीक है, उसी को कहते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको यहाँ पे क्या क्या ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ऐसा कि जैसे कि पोल्यूशन रहित यूँ कहा जाए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रहेगा तो उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जो ना उसको मोबिलाइज किया जाएगा। ठीक है, वो रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद ये वाली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। जैसे डेटा सेंटर्स होता है जहाँ पे डेटा स्टोरेज वगैरह इस तरह से होता है, चाहे डेटा सेंटर हो या फिर एनर्जी स्टोरेज सेंटर हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस दिया गया है। इससे ये बेनिफिट होगा कि अब इसको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसको बूस्ट करने के लिए इस सेक्टर को। अब ये है मेजर्स टू एड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल्स, यानी कि वो भी कदम उठाया जाएगा इसको हेल्प करने के लिए। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है, छोटा कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस खोलता है छोटा, तो उसके इसमें इन्वेस्ट करता है,
ठीक है। तो बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है उनका, यानी कि वो पोर्शन में कि उसके कंपनी का शेयर यूँ समझ लो कि वो मीन्स उसका स्टेक होता है इस कंपनी में 40%, 50%, 60, 70, 80% इस हिसाब से, ठीक है। ये हुआ। और ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये जो शेयर जो खरीदते हैं छोटा यूनिट है ना पर शेयर के हिसाब से, ये चीज़ हुआ। इसकी बात करी गई है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज में। और ये वाला है ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर जो उभरता हुआ सेक्टर होता है आज के डेट में, जो भी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक वगैरह इस तरह से, उसमें ब्लेंडेड फाइनेंस होगा। मीन से कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा फाइनेंस करने की ये रहेगी, और फिर प्राइवेट सेक्टर का भी रहेगा, प्राइवेट एंटिटी की भी। तो ये है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये वाली जो है इसमें प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस टू स्टेट्स, यानी स्टेट जो होती है ना, स्टेट लेवल की बात करी गई कि उसको फिजिकल स्पेस मीन्स कि लोन वगैरह या फिर ग्रांट्स वगैरह मुहैया कराने के लिए, इस तरह के लिए उसका स्पेस को लिमिट को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ क्या कह रहा है कि इन्हेंस्ड आउटले टू स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहता है कि स्टेट्स अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें कि एसेट क्रिएट होगा, है ना, तो उसके कहता है कि इन्हेंस किया जाएगा उसके आउटले, हाँ, ऐसे स्कीम्स के लिए, ठीक है, ताकि उसको असिस्टेंट प्रोवाइड हो। तो ये चीज़ है। और इससे नीचे देखते हैं क्या है कि 2022 टू 23 स्टेट्स विल बी अलाउड अब फिजिकल डिफिसिट कितना, 4% का फिजिकल डिफिसिट, यानी जो रेवेन्यू और इसमें एक्सपेंडिचर के दरमियान में जो होता है ना, 4% का फिजिकल डिफिसिट अलाउ किया जाएगा स्टेट्स को 22-23 के दरमियान में। ऑफ किसके 4% किसके, जीएसडीपी, यानी कि जीडीपी जो सेंटर का होता है तो स्टेट लेवल का जीएसडीपी होता है, उसके रिस्पेक्ट में 4%, जिसमें से विच कहता है कि ऑफ विच 0.5%, यानी कि आधा % जो होता है विल बी टाइड टू, किससे जोड़ा जाएगा, पावर सेक्टर रिफॉर्म। पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म लाना है उसके लिए, है ना, 0.5% स्टेट्स को मैंडेटरी है कि उसको उस पर ही खर्च करना पड़ेगा। ये चीज़ है। अब ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज, थोड़ा बारीक लिखा हुआ ना ये ग्राफ, जस्ट अ मोमेंट। ये ग्राफ है क्या है कि मेजर डिफिसिट एंड डेप्ट इंडिकेटर्स, डिफिसिट एंड डेप्ट इंडिकेटर को दिखा रहा है ऑफ स्टेट, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, परसेंटेज में, है ना, ऑफ जीडीपी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या, नीचे में यहाँ पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं किस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। ये वाली जो है ब्लू वाली, है ना, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट को दिखाया है, फिजिकल डिफिसिट जो होता है ग्रॉस में उसको दिखाया है। ये वाली जो है येलो डॉट के साथ में रेड लाइन, ये वाली रेवेन्यू डिफिसिट, जो कलेक्शन होता है उसमें कितनी कमी आई है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, इस तरह से, या फिर प्रोजेक्टेड जो होता है। ये ग्रीन वाली है डेप्स टू जीडीपी, है ना, जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज, है ना, डेप यानी कि कर्ज में आया। तो ये चीज़ को देखने का, तो इस हिसाब से ये ग्राफ है, इसको आप आराम से पढ़ लेना, थोड़ी बारीक से लिखी हुई है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, 25.1 इस हिसाब से चलता गया है ना। ये डेप्थ है जीडीपी के रिस्पेक्ट में इस तरह से। आज के डेट में ये कब से है, 16-17 से इस तरह से दिखा रहा है। आज के डेट में रिवाइड ये है 31.1, और जो बजट एस्टिमेट है 31.2, थोड़ा सा इतना डिफिसिट रहेगा, ठीक है। रेट वाली जो है रेवेन्यू डिफिसिट यहाँ पे 16 में थोड़ा ज़्यादा था, उसके बाद कम हुआ, फिर अचानक बढ़ा है 18-19 में, 20-21 में अच्छा खासा इसकी डिफिसिट बढ़ी है, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ इस हिसाब से। और 21-22 में कम रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसको आप आराम से होल्ड करके पढ़ लेना, इसका PDF भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, या नेक्स्ट पेज में है टैक्सेशन से रिलेवेंट, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स प्रपोजल्स, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं अलाउिंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years फॉर करेक्टिंग एरर्स, है ना। कहता है कि जो टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करने में जो भी एरर वगैरह आ गया था जिस वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा था, तो 2 साल का वक्त बढ़ा दिया गया है कि 2 साल के अंतर्गत आप, है ना, वो रिटर्न फाइल कर दें, ये कह रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है, ये पॉइंट पढ़ते हैं। टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, है ना, एनीवन हु इज हैविंग एनी फॉर्म ऑफ डिसएबिलिटी दे विल गेट, यू नो, टैक्स रिलीफ। ये इसका मतलब हुआ, इसको छूट मिलेगा टैक्स में। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसिंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, है ना, रेट एंड सरचार्ज फॉर, किसके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, है ना। कोऑपरेटिव्स पे जो डील कर रहा है तो उसको, है ना, चाहे वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हो या फिर सरचार्ज हो, उस पर, है ना, रिड्यूस्ड रेट मिलेगा, रिड्यूस करके मिलेगा उसको, ठीक है। यानी कुछ टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए या कोई भी फील्ड को प्रमोट करने के लिए, है, वो कुछ स्कीम्स लेकर के आते हैं। यहाँ पे इस केस में ये कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं ना, तो उसमें कहता है क्या कि जो भी इन्वेस्ट करता है करेगा इसमें, तो उसको टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगा, है ना। और एक टाइम पीरियड रहता है कि हाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए उसमें मिलेगा एग्जाम्पशन, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब टैक्स में एग्जाम्पशन का ये मतलब नहीं हुआ कि 100% उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो मेन टैक्स का रेट होता है उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसी का नाम दे दिया गया है अल्टरनेट मिनिमम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स,
ठीक है, ये इसी का नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर अभी 15% गवर्नमेंट चार्ज कर रही है और उसी को रिड्यूस करने की बात करी गई है तो हो सकता है कि 10%, 8% कुछ भी करे, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि सरचार्ज। सरचार्ज भी क्या होता है कि एक तरह का एडिशनल चार्ज होता है, आमतौर पर लिया जाता है टैक्स ऑन टैक्स, कहते हैं कि टैक्स पे टैक्स लेता है ना, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। ये किस तरह से होता है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लो कि कोई चीज़ है, उसका कॉस्ट आया 100 रुपीज़, जस्ट अ मोमेंट, है ना। कोई चीज़ है, उसका कॉस्ट आया कितना, 100 रुपीज़, ठीक है। और उस पर टैक्स लग रहा है कितना, 30% का। तो 100 का 30% कितना हुआ, 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 10% का 10% का सरचार्ज भी लगेगा। तो 30 का 10%, है ना, इस तरह से निकलते हैं। तो ये इसको ये करके 3 रुपीज़ आ जाता है, ठीक है। अब टोटल किसी को पे कितना करना पड़ेगा, 30 रुपये, 3 रुपये, यानी कि 30 + 3 33 रुपीज़। तो इस तरह से होता है सरचार्ज। तो ये दोनों चीज़ में, है ना, रिड्यूस रेट मिलेगा टैक्सेशन का। तो ये कहने का मतलब हुआ। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस है नहीं टैक्सेशन में, है ना। आगे का है एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव। कोई भी स्टार्टअप्स है जो कि एलिजिबल है इनकॉर्पोरेशन के लिए, है ना, उसको एक तरह का इंसेंटिव्स मिले टैक्स में, है, तो उसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। मान लो 1 साल 2 साल के लिए इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है। ये स्टार्टअप्स के लिए बोला जा रहा है इनकॉर्पोरेशन। और आगे है यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्सड एट 30%। कह रहा है कि वो इनकम जो कि ट्रांसफ़र करने से, किस चीज़ के ट्रांसफ़र से, वर्चुअल एसेट्स, है ना, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। यहाँ पे इस केस में इस जगह यहाँ पे ये लिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो बोलते हैं ना, तो वर्चुअल फॉर्म में रहता है, तो उसको एसेट माना गया है और उस पर जो भी इनकम आएगा उस पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स। मीन्स टैक्सेशन से रिलेवेंट जो भी प्रक्रिया होता है उसको बेटर किया जाएगा ताकि रिपीटेडली अपील करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे ये देखते हैं, इधर एक ग्राफ भी है, उस ग्राफ को बाद में देखते पहले। एनी सरचार्ज, क्या बोल रहा है, एनी सरचार्ज और सेस। सरचार्ज और सेस उसी तरह से होता है, एडिशनल चार्ज होता है, टैक्स ऑन टैक्स, है ना। कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, कुछ एडिशनली लिया जाता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम पे, चाहे सरचार्ज हो या सेस हो, एंड प्रॉफिट पे, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, नॉट अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा किसके लिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर में काउंट करने के लिए। ये इसका मतलब हुआ। बिजनेस एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें ये सब चीज़ नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ग्राफ पे। ये ग्राफ, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ग्राफ से पहले एक ये वाला रह गया था, इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू NPS। NPS होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, है ना, अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि, है ना, इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट। टैक्स डिडक्शन का जो लिमिट होता है उसको बढ़ाया गया है, किसका, एम्प्लॉयर के ब्याह पे बोल रहा है, कि जैसे क्या होता है कि कोई जॉब करता है ना, तो यानी रिटायरमेंट के बाद उसको रिटायरमेंट के भी पैसे मिलते हैं या पेंशन वगैरह इस तरह की जो भी मिलते हैं ना, तो उसके लिए उससे पहले क्या होता है कि सैलरी में से आपका डिडक्ट हो रहा होता है ना, पैसे होता है ना, कि कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका ऑलरेडी जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं उसमें से डिडक्ट होता है, कुछ आपका डिडक्ट होता है, कुछ जो एम्प्लॉयर है वो आपको सर्टेन परसेंटेज उसकी तरफ से डिडक्ट होकर के जमा होता है आपके NPS इसमें, तो बाद में वही चीज़ पेंशन बन के मिलता है। तो उसी चीज़ की बात करी गई यहाँ पे, है ना, इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन जो होता है एम्प्लॉयर के एंड से, है ना, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें NPS में, ताकि, है ना, और किसका, स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसके लिए। ये इसका है, इसका PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आराम से आप इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर आप ग्राफ पे आते हैं, कह रहा है क्या कि बॉइंट GST कलेक्शन ड्यूरिंग 2021 एंड 22 लाख करोड़ में दिया गया है। देखो, बॉइंट GST कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल इनकम, जिस भी रफ्तार से ग्रो कर रही है नेशनल इनकम, समझ लो, है ना, GST का कलेक्शन जो है उस रफ्तार से कुछ ज़्यादा ही, है ना, कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में वो ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, तो बॉइंट GST का मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में इसकी कलेक्शन ज़्यादा हो रही है ना। ये चीज़ हुआ 2021-22 को ही देखना है यहाँ पे। और इस ग्राफ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि पूरे तौर पे आ जाए। काफ़ी माइन्यूटली लिखा हुआ है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इसको ये करने के लिए। यहाँ पे क्या है, लाख करोड़ में दिया हुआ, इस साइड देखो, है ना, यहाँ पे है। और ये सब जितना भी है ये लाख करोड़ में ये फिगर है ना, इतना। और यहाँ पे दिसंबर 2019 से दिखाया जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। GST कलेक्शन का ये पूरा ओवरऑल दिखाया जा रहा है, तुम्हें 19 से दिखा रहा है ग्राफ, कितना हुआ, अच्छा खासा है, फिर घट गया है, यानी कि हर 1-2 महीने पे यहाँ दिखा रहा है कि दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, जनवरी के बाद फरवरी, यहाँ पे लिखा हुआ फरवरी 2020 का, मार्च अप्रैल अल्टरनेटिवली लिया गया है
है ना, 2020 आ गया, इसी टाइम में है ना नेशन वाइड लॉकडाउन जो हुआ था, है ना, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, तो जीएसटी कलेक्शन साफ घट गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको सीधा करते हैं, है ना, तो कितना, बहुत कम, 0.3 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है ना। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हो, है ना, कि ये फिर रफ्तार पकड़ा, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से फिर कलेक्शन रफ्तार पकड़ा, इस तरह से बढ़ता गया। यहाँ पे दिसंबर 2020 का यहाँ पे देख लो, फिर 2021 आ गया फेब में, बढ़ा, अप्रैल में अच्छा खासा बढ़ा, है ना, 2021 के अप्रैल में यहाँ पे अगर इसको सीधा कर दो यहाँ पे, तो 1.4 लाख करोड़ ऐसे करके, उसे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, ऐसे हुआ। फिर अचानक डाउन हुआ क्योंकि सेकंड वेव ऑफ कोरोना आ गया था, है ना, कोविड वेव, सेकंड वेव यहाँ पे आ गया था, तो ये चीज़ दिखा रहा है। यहाँ से फिर डाउन हो गया और फिर पिकअप पकड़ रहा है, पहले का जो रफ्तार था उससे कहीं ज़्यादा ही जा रहा है पहले का, तो इस हिसाब से, है ना, तो वो इस हिसाब से पिकअप पकड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये इसीलिए बॉइंट हो गया, यूँ समझ लो। और आगे पढ़ते हैं इसका। यहाँ पे क्या है कि कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन टू बी, इसको जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फुल्ली IT ड्रिवन इन SEZ होता है क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहता है कस्टम्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ना, कस्टम ड्यूटी वर्क, वो फुल्ली IT ड्रिवन होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यानी कि हर चीज़ ऑनलाइन का हिसाब किताब हो जाए, ये समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फेजिंग आउट कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स से या प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स वगैरह, ये सब के लिए जो कंसेशनल रेट में प्रोवाइड होता था, हाँ, उसको फेज आउट किया जाएगा और ग्रेजुअली ये चीज़ किया जाएगा, है ना। एंड अप्लाई अ मॉडरेट, एक तरह का टैरिफ, उसमें मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम, 7.5% लगेगा, ठीक है। जो कंसेशन वो ख़त्म होने वाला है, उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसमें, कैपिटल गुड्स या फिर इंपोर्ट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, रिव्यू ऑफ कस्टम्स एग्जाम्शंस एंड टैरिफ सिंप्लीफिकेशन। रिव्यू किया जाएगा कस्टम्स में जो एग्जाम्शन दिया जाता है या टैरिफ वगैरह जो लगता है ना, इंपोर्ट वगैरह पे, है ना, उसको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें लगने वाला है, ये वो। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, कस्टम्स ड्यूटी रेट्स आर बीइंग कैलिब्रेटेड टू प्रोवाइड अ ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट। कहता है कि कस्टम्स ड्यूटी जो होता है ना, उसके रेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है केयरफुल्ली, ताकि थोड़ा बहुत करके उसमें कुछ ना कुछ ये लगे, और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि किसको, कि डोमेस्टिक यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है, किससे डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके, ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जाम्शंस ऑन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स फॉर एग्री सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से डील करने में, है ना, करने के लिए जो भी टूल्स या फिर इम्प्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होता है ना, तो उसमें जो छूट होती है, तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा, है ना, ताकि, है ना, उसको रैशनलाइज किया जाएगा कि थोड़ा बहुत करके उसमें लगेगा, ये कहने का मतलब ये रैशनलाइज, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, ऐसे करके ये रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एग्जाम्शन टू स्टील स्क्रैप, है ना, जो स्टील स्क्रैप वगैरह से डील करता है ना, उसको कस्टम्स ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो यह है कि, और वो जो नहीं देना पड़ेगा, वो तो पहले से ही नहीं देना पड़ता है उन्हें, उसको एक्सटेंड किया गया उस टाइम पीरियड को, ठीक है, 2 साल 3 साल जो भी जिस भी पीरियड के लिए वो किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे है, रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एंड एक्वाकल्चर। श्रिम्प एंड एक्वाकल्चर से जो डील करता है, श्रिम्प जो फिश वगैरह जो होता है, झींगा फिश इस तरह से कहते हैं, एक्वाकल्चर जो भी पानी में पाए जाने वाले, है ना, जीव जंतु वगैरह इस तरह से, वहाँ पे जो डील करता है ना, कहता है कि उसके इनपुट्स में, है ना, उसमें इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स, है ना, उस पर ड्यूटी रिड्यूस किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन दैट, जो ये दोनों चीज़ों पे डील करती है, श्रिम्प या एक्वाकल्चर पे, ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनब्लेंडेड फ्यूल, है ना, शैल अट्रैक्ट एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी। कहता है ऐसा फ्यूल जो कि अनब्लेंडेड, अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रमोट कर रही है कि थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप का, इस तरह जैसे ना इथेनॉल वगैरह का मिक्स होना चाहिए, है ना, तो चाहे डीजल या पेट्रोल वगैरह इस तरह से सर्टेन परसेंटेज का, है ना, तो ऐसे चीज़ों को तो प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन अगर कोई इस तरह का कुछ भी मिक्स नहीं कर पा रहा है, तो उस पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है, जो कि अनब्लेंडेड फ्यूल रहेगा। तो ये इसका है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में है, रुपी कम्स फ्रॉम, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं ना, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, तो इसका लेखा जोखा है इसमें, ठीक है। तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कवर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ज़्यादा 35%, ये वाला सेक्शन है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। बोरोइंग्स जो भी गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर अदर कोई एंटिटीज़, है ना, किसी भी फॉर्म में जो पैसा बोरो होता है, वो सबसे ज़्यादा पैसा उधर से ही आता है। वो कितना आता है, 35%, ठीक। ये उसके बाद नेक्स्ट है कि 16% GST कलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है पैसे, 15% इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। और उसके बाद इधर है 7% आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से होता है, यहाँ से आता है 7%। उसके बाद फिर आता है 5% कस्टम्स ड्यूटी से, फिर 5% है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये एक इस तरह का रेवेन्यू जो कि टैक्स के फॉर्म में नहीं है, ये किसी दूसरे फॉर्म में है, हो सकता है बेनिफिट, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा PSU वगैरह भी चलती है, तो 5% यहाँ से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 2% यहाँ पे दिखा रहा है
नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में रहता है जो कि डेप्ट के फॉर्म में नहीं रहता है, मीन्स कि उधारी नहीं होता है, 2% इधर से आता है. सो दीज ऑल आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट गेट्स मनी. ओके, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं. अब यहाँ पे दिया है ये वाला सेक्शन, रुपीज़ गोज़ टू, पैसे तो उधर आ गए, तो अब पैसा जाता किधर है, खर्च किधर होता है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है ना. तो इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ओवरलैप कर लेता है यहाँ पे, है ना. तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा है 20%, है ना, वो यहाँ पे. ये 20% किसके लिए है, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट. जैसे जो भी बोरो वगैरह करती है गवर्नमेंट, तो उसका इंटरेस्ट पे ही बोरो करती है आमतौर पे, तो उसको चुकाना पड़ता है. 20% इधर चला गया पैसा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है जो अगर करते हैं तो ये 17% इधर है ना. ये 17% किसके लिए, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यानी कि स्टेट को डिवाइड करके जो शेयर देती है हर वो स्टेट को, 17% इधर चला गया, ठीक है. उसके बाद आता है 15% यहाँ पे है ना. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है जिसमें कि 100%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये होता है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसा जाता है. 15% इधर चला गया, ठीक है. उसके बाद फिर है 10% यहाँ है फिनेंस कमीशन एंड, है ना, अदर ट्रांसफर्स 10% के आसपास, यानी फाइनेंस कमीशन अपने बिहाफ पे अदर ये जो करती है, ट्रांसफ़र करती है पैसे स्टेट्स वगैरह को, ठीक है. तो 10% इधर चला गया. उसके बाद 9% यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है कि जिसमें कि सर्टेन परसेंटेज सेंटर की तरफ से होता है, सर्टेन परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. फॉर एग्जांपल 60% अगर सेंटर दिया तो 40% स्टेट गवर्नमेंट, या 40% अगर सेंटर दिया 60. तो इस तरह से अलग अलग होता है ना. कुछ स्टेट्स के लिए होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% भी बेयर करती है, वो स्टेट खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह को इस तरह की बेनिफिट मिलती है ना. और फिर है आगे का 8% सब्सिडीज़ वगैरह भी, सब्सिडाइज्ड रेट में बहुत सारा चीज़, जैसे इस तरह के फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत सारी चीज़ें, है ना. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी पैसा उसमें लगाती है, इसलिए सस्ते रेट में हमें मिल जाता है. तो 8% पैसा इधर जाता है, ठीक है. उसके बाद 8% डिफेंस पे खर्च होता है, ठीक है. तो इस तरह से ओवरऑल अदर एक्सपेंसेस 9%, है ना. पेंशन वगैरह भी जो देती है गवर्नमेंट वो 4% के आसपास चले जाता है. तो ओवरऑल ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इधर पैसा जाता है, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट पेज में क्या है कि पूरा बजट को एट ए ग्लांस एक इसमें दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे, है ना. इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. इसमें फैक्ट एंड फिगर है, तो इसको जल्दी जल्दी ये करने की कोशिश करते हैं हम लोग. ये देख लिया आपने, बजट एट अ ग्लांस, ठीक है. इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ. यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो कॉलम है रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन मतलब करोड़ रुपीज़ में दिखाया गया. रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आती है ना, वो करोड़ रुपये में ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है. अब रेवेन्यू इन द सेंस ये कि जो भी टैक्स कलेक्शन वगैरह इस तरह से जो होता है ना, तो ये चीज़. अब यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, इसको और थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पे देखो, है ना. तो ये 2020 से 21 का ग्राफ है ना. और ये फिगर एक्चुअल में दिखाया जा रहा है ना. 16,33,920 करोड़ रुपीज़ था 20 से 21 के दरमियान में, एक्चुअल फिगर है ये. 21 से 22 के दरमियान में बजट एस्टिमेट इतना था 17,88,000, है ना, 424 इतना 21 से 22 के दरमियान में ये बजट एस्टिमेट था, है ना. 21 से 22 के दरमियान में रिवाइज एस्टिमेट ये इतना हुआ 20 लाख, है ना, 78,936 करोड़. एक्चुअली क्या होता है कि ये बजट एस्टिमेट है, ये रिवाइड एस्टिमेट. बजट एस्टिमेट जो होता है ये साल के शुरुआत में ये ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है. रिवाइड क्या होता है कि उस साल के एंड में वो एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ है. और यहाँ पे फिर ये वाला अगर इसको ये देखते हैं, ये वाला 22-23 से अभी यानी कि करंट वाला यानी बजट एस्टिमेट इतना है 22 लाख, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, यहाँ पे 22,04,422 करोड़ रुपीज़ का ये बजट एस्टिमेट है इस साल का. ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास आएगी इसका एस्टिमेट है, ठीक है. अब नेक्स्ट वाला जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के ग्राफ को देखते हैं. छोटा है थोड़ा सा, आप लोग मैनेज कर लेना, मैं किसी तरह एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है. तो यहाँ पे ये कैपिटल रिसिप्ट्स ये भी करोड़ में दिखाया जा रहा है. ये जो रेड वाली जो है ये वाली, है ना, तो ये है 2022-21 का दिखाया है इन्होंने, है ना. एक्चुअल, है ना, 20 से 21 का एक्चुअल 18,75,916 करोड़ रुपीज़, है ना. कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बोरोविंग्स या गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है, या फिर कोई भी शेयर होल्डर का जो शेयर का रिसीविंग होता है, शेयर का रिसिप्ट या डिवेंचर का रिसिप्ट, वो सारी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ है 20 से 21 के दरमियान में 18,75,916 करोड़ रुपीज़ का था. फिर 21 से 22 के दरमियान में अगर यहाँ पे देखते हैं, है ना, बजट एस्टिमेट क्या था 16,94,812. फिर 21 से 22 का जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ 16,91,000, है ना, घट गया, समझ रहे हो ना कि ईयर के एंड में जब कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा घट गया. तो ये चीज़ है. अब 22 से 23 के दरमियान में जो बजट एस्टिमेट है ना, ये 17,40,487 करोड़ रुपीज़ का एक कैपिटल रिसिप्ट आने वाला है. इतना ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, बजट एस्टिमेट. तो इसको इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं. अब ये वाली देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो होता है जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसमें इंक्लूडिंग सैलरी, पेंशन या फिर डे टू डे फंक्शन जो ऑफिशियल वर्क वगैरह, इस तरह की चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसका बताया जा रहा है यहाँ पे 20 से 21 के दरमियान में। एक्चुअल कितना फिगर दिखा रहा है, 30,83,000 है ना, 21,519 है ना करोड़ रुपीज़ में भी ये बीच 20 से 21 के दरमियान में ये है। और 21 से 22 में बजट एस्टिमेट कितना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो आमतौर पे जो नॉर्मल खर्च होता है, 29,29,000 करोड़ रुपीज़ का बजट एस्टिमेट था। लेकिन 21 से 22 के दरमियान में रिवाइड जो ईयर के एंड में किया गया तो बढ़ गया 31,67,000, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया इस हिसाब से, 289 इस तरह से है ना। उसी तरह से 2022-23 अभी जो करेंट का जो बजट एस्टिमेट लगाया गया है कि 31,94,663 करोड़ रुपीज़ का है ना एक्सपेंडिचर होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चीज़ है। ये वाला देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला क्या कह रहा है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये वाला ग्राफ है। देखो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमें मालूम है ये करोड़ में है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें कि कोई एसेट क्रिएट हो, जैसे कोई ब्रिज बना दिया, कोई बिल्डिंग, कोई कुछ भी इस तरह से, हॉस्पिटल वगैरह है ना, क्योंकि वो रिटर्न देने वाला आने वाले टाइम में, रोड बन गया तो उसे टोल टैक्स वगैरह इस तरह से ये सब चीज़ें है ना, वो एक एसेट हो गया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत भी थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपेंडिचर हो जाता है जिससे कि कोई रिटर्न नहीं आने वाला है ना, तो उसको माइनस कर दिया जाता है तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, यही चीज़ है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 20 से 21 के दरमियान का दिखा रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ है ना। 20 से 21 के दरमियान में 6,57,182 करोड़ रुपीज़ में भी यही था है ना। ये इफेक्टिव कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। 6,57,000 इतना 182 करोड़ रुपीज़ का 20 से 21 के दरमियान में। 21 से 22 के दरमियान में जो बजट एस्टिमेट था 7,73,348 है ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था बजट एस्टिमेट 21 से 22 के दरमियान में। 21 से 22 के का जो रिवाइज एस्टिमेट आया बढ़ गया 8,40,396 है ना करोड़ रुपीज़ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर 22 से 23 का ये एस्टिमेटेड है, इसको आप देख सकते हो 10 लाख का है, 10,67,889 करोड़ रुपीज़ है ना इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर होएगा गवर्नमेंट का ये बजट में। ठीक है, ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ा माइंड में आ जाए आपको फिगर कि अफेक्टिव और ये जो एक्चुअल में कुछ डिफरेंस भी होता है और क्या क्या फिगर चल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पेज में, इस पेज में है अलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, यानी मेजर जो भी स्कीम्स है ना, उस पर जो अलोकेशन हुआ है उसको कवर करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे देखते हैं 2021 to 22 के दरमियान में जो रिवाइड एस्टिमेट था है ना, ये कौन सा स्कीम के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन है ना, इस स्कीम के लिए करोड़ में रुपीज़ है ना। 21 से 22 यानी 34,947 करोड़ के का था। अभी जो 22 से 23 के दरमियान में जो बजट एस्टिमेट रहेगा है ना, नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर के 37,800 करोड़, यानी 34 से 37,000 है ना, तो बढ़ा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स बढ़ेगा इसमें। अब इधर जल जीवन मिशन की बात करते हैं, ये भी करोड़ में है। 21 से 22 के दरमियान में जो रिवाइड एस्टिमेट था 45,011 करोड़ रुपीज़ की थी, और अभी 22 से 23 के दरमियान में जो रहेगा 60,000 है ना, ये भी बढ़ा है। ठीक है, ये जल जीवन मिशन की बात हो रही है। अब इधर नीचे देखते हैं, नीचे में है नेशनल एजुकेशन मिशन, एजुकेशन को लेकर के 21 से 22 के दरमियान में 30,796 करोड़ इसमें स्पेंड किया गया था है ना, एलोकेट हुआ था। अभी 22 से 23 के दरमियान में जो बजट एस्टिमेट है 39,553 करोड़ है ना, ये भी बढ़ा है 30 से 39,000। उसके बाद फिर इधर देखते हैं, ये वाली जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्रामीण स्तर पर सड़कें बनती है, उसको लेकर के 21 से 22 के दरमियान में है ना, ये इतना था 1,400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और 22 से 23 के दरमियान में जो अभी रहेगा बजट एस्टिमेट 1,900 करोड़ रुपीज़, यानी कि 500 करोड़ इसमें भी बढ़ा है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो ये हो गया। अब ये वाला है PM किसान, किसानों को जो मिलता है ना, इन करोड़ में है। 21 से 22 के दरमियान में 67,500 करोड़ इस स्कीम के तहत दिया गया था किसानों को, PM किसान स्कीम के तहत। ठीक है, 67,500 है इधर। और 22 से 23 के दरमियान में जो एक एस्टिमेटेड है 68,000 है ना, 1,000 करोड़ इसमें बढ़ा है। ठीक है, तो ये स्कीम थी। अब ये वाली देखते हैं क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। इसमें जो पैसा 21 से 22 के दरमियान में जो रिवाइड एस्टिमेट था इसका 5,000 करोड़ का था, यानी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर के। और अभी 22 से 23 के दरमियान में इस योजना को लेकर के जो अलोकेशन रहेगा 64 यानी 6,400 करोड़, यानी कि लगभग 900 करोड़ इसमें भी बढ़ा है। ठीक है, अब है यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये इंश्योरेंस रेलिवेंट है ना। 21 से 22 के दरमियान में 7,400 करोड़ इसमें स्पेंड किया गया था, और अभी 22 से 23 के दरमियान में रहेगा 10,000 करोड़, यानी कि
3,000 करोड़ की 3,000 से थोड़ी कम यूँ कर लो कि 2,000 समथिंग करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन इसमें भी होएगा। ठीक है, तो ये थी इस पेज के बारे में। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशंस, कौन सी मिनिस्ट्री को कितनी मिली। ठीक है, तो इसको नीचे से देखते हैं। यहाँ पे नीचे में एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है ये फिगर में दिया है पूरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर के, है ना। तो कितना है, 5,25,166 करोड़ इसमें स्पेंड हुआ है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,17,684 करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को लेकर के 1,99,107 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको लेकर के 1,85,776 करोड़। ठीक है, तो उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ 1,40,367। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,38,203 एंड ये वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1,32,513 एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कितना है, 1,07,715 इस तरह का है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1,05,406। तो ये एलोकेशन हुआ है मिनिस्ट्री वाइज, ये ओवरऑल इसमें दिखा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद कोई पेज नहीं है। तो ये यूनियन बजट का सेकंड वॉल्यूम जो था ये कंप्लीट हो गया है। इसका कंप्लीट पिक्चर को समझने के लिए, ठीक है, ये तो सेकंड वॉल्यूम था यूनियन बजट 2022 का, है ना। तो इसको तो देखना ही, इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम 1 जो कि ऑलरेडी बन चुका है इसको भी देखना है, प्लस में इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, उसको भी देखना है। तीनों को मिला करके आप देख लेते हो तो एक कंप्लीट पिक्चर आपके माइंड में बन जाता है यूनियन बजट या एनुअल बजट को लेकर के। ठीक है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, फीचर्स है, हाईलाइट्स है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मैंने कोशिश भी करी है कि इसको एक्सप्लेन इस वे में करूँ, हाँ, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझ में आए। और एक्सप्लेन भी किया, सिर्फ मैंने इसको स्लाइड नहीं किया, एक्सप्लेन किया है कि और भी आउटसाइड की भी कई सारी चीज़ों को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेगी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल। तो अब निकलते हैं बाहर। So how about today's video, guys? Did you like it? If yes, please subscribe this channel. Otherwise, you can also give your feedback, good, bad, whatever it is. Okay, and you can also share along with your friends. This would be appreciated. So this is all for today. Bye bye and take care.